अगली सुबह एक एलीट ऑफिसर हीना को बताता है कि इन्हें स्ट्रॉ हैट की शिप मिल चुकी है और हीना उन सभी पर हमला करने का ऑर्डर दे देती है। हमले की तैयारी करना शुरू करो, कोई भी एलाबास्ता से बचकर भागने ना पाए। और इस तरफ इगराम सो रहा होता है और इगराम एक डरावना सा सपना देखकर जाग जाता है। इगराम सपने में देखता है कि वीवी एक पायरेट बन चुकी है और लूफी के साथ अलाबास्ता को छोड़कर जा चुकी है। ये देखकर इगराम बुरी तरह से घबरा जाता है और इसे वीवी की चिंता होने लगती है कि कहीं वीवी सच में अलाबास्ता को छोड़कर ना चली जाए। और इगराम भागकर वीवी के पास जाता है और देखता है कि वीवी तो अपने कमरे में ही है और वीवी तैयार हो रही होती है और उसे याद आता है कि आज वीवी की स्पीच है एलुबार्ना के लोगों के सामने। और इसके बाद इगराम को कमरे से मारकर भगा दिया जाता है। चलो वीवी तो अपने कमरे में ही है। और देखता है कि अलाबास्ता का राजा भी इसके सामने खड़ा है और राजा जैसे ही अपना सर घुमाता है तो हमें पता चलता है कि इसके सर के ऊपर भी एक बॉल उग चुकी है। राजा जी, आप भी राजकुमारी को चेक करने गए थे ना? ये बात तुमको किसने बताई? भाई साले दोनों ठक्की यार, ये क्या बंदे यार ये। आज अल्लुबार्ना में वीवी की स्पीच लाइव टेलीकास्ट की जाएगी और वीवी स्पीच के बारे में ही सोच रही होती है। और इधर इगराम चाका को बताता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। नेवी ने लूफी की शिप पर हमला कर दिया है जो कि अलाबास्ता जा रहे थे और उन सभी की जान खतरे में है। और इधर समुद्र में बहुत सारी तोपें चल रही हैं लूफी की शिप के ऊपर। जल्दी से कुछ करो, उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। नेवी की सारी शिप्स ने लूफी की शिप के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है लोहे की रॉड से, जिसकी वजह से लूफी की शिप बुरी तरह से डैमेज हो रही है और पानी के अंदर गिरने वाली है। और हम देखते हैं कि मिस्टर टू की शिप भी लूफी की शिप के बिल्कुल पीछे है। चॉपर कहता है, मैं जल्दी से सारे छेदों को भर कर आता हूँ वरना ये शिप डूब जाएगी। अरे यार, अगर ये पास की लड़ाई होती तो अभी मैं इन सभी नेवी वालों को खत्म कर देता। पर ये सभी लोग बहुत डिस्टेंस पर रहकर हमला कर रहे हैं और इन सभी ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब इसके बाद हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि एक नेवी की शिप के ऊपर खड़ा हुआ है और इसकी नजर लूफी की शिप के ऊपर है। जानी, अब तुम नहीं बचने वाले जानी। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जांगो है, जिसे हम बहुत पहले से जानते हैं, जो कि कैप्टन कूरो के साथ काम करता था। और इसके बगल में फुल बॉडी भी है जिसे सांजी ने पीटा था, जैसा कि हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं। लूफी जांगो को देखता है, अरे ये तो वही है हिप्नोटाइज करने वाला पायरेट। पर ये नेवी में क्या कर रहा है? इतना ही नहीं, लूफी उसके बगल में एक और आदमी है और शायद मैं उसे जानता हूँ। अरे फुल बॉडी सांजी से कहता है, आखिरकार मुझे वो घटिया कुक मिल ही गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस स्ट्रॉ हैट वाले की शिप को उड़ा दो। और जैसे ही फुल बॉडी ये ऑर्डर देता है तभी इनकी खुद की शिप ही तबाह हो जाती है। ये देखकर लूफी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये भी हुआ क्या। और लूफी अपने बगल में देखता है कि ये काम उसप का है और उसप का मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है। देखा लूफी, मेरा निशाना, ये काम मैंने किया है। और तभी मिस्टर टू के आदमी चिल्लाकर मिस्टर टू को बताते हैं कि हीना यहाँ पर आ चुकी है। सर जी, हीना यहाँ पर आ गई है। अब हमारा बचने का कोई चांस नहीं। अब हमारा क्या होगा? हीना कौन है भैया? अरे ढक्कन बच्चे, वो एक बहुत ही खतरनाक नेवी की ऑफिसर है। और हम देखते हैं कि हीना की शिप भी यहाँ पर आ चुकी है। इस स्ट्रॉ हैट वालों की शिप यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए। हमें कुछ भी करके इन्हें अलाबास्ता से बाहर नहीं जाने देना है। इधर मिस्टर टू इन सभी से कहता है, हमें जल्दी करना होगा, अलाबास्ता से बाहर जाना होगा वरना नेवी हमको पकड़ लेगी। जाएंगे पर अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। अरे भाई, किसका इंतजार करना है? हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सभी नेवी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी दोस्त बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाली है और हमें उसे अपने क्रू में शामिल भी करना है, इसलिए हमें अभी थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। और इस तरफ अल्लुबार्ना के अंदर वीवी अपनी स्पीच के लिए तैयार हो चुकी है। क्या बात है भाई, सोनी लग रही है। और अल्लुबार्ना किंगडम के सभी लोग वीवी की स्पीच के लिए बाहर खड़े हैं और राजा वीवी की माँ की तस्वीर को देखकर कहता है, आज हमारी बेटी की स्पीच है, उसे आशीर्वाद देना। और मिस्टर टू अपने क्रू से कहता है, तो जैसा कि तुम सभी ने सुना, लूफी यहीं पर इंतजार करने वाला है, इसलिए हम सभी को लूफी की हेल्प करनी है। हाँ सर, आपने सही कहा, हम लूफी की मदद जरूर करेंगे। और मिस्टर टू रोते हुए लूफी से कहता है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे लूफी भाई। और मिस्टर टू अपने साथियों को लेकर लूफी की शिप से बहुत दूर चला जाता है। नेवी के ऑफिसर्स ये सब देखते हैं और हीना को बताते हैं कि इनमें से एक शिप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। उन्हें भागने मत दो, जरूर उन्हीं के अंदर वो स्ट्रॉ हैट वाला पायरेट भी होगा जो कि हमें चकमा देकर भागने की कोशिश करने वाला है। और नेवी की सारी शिप्स मिस्टर टू की शिप के पीछे पड़ जाती हैं और हीना और इसके बाकी के ऑफिसर्स मिस्टर टू की शिप को पकड़ लेते हैं। पर हीना देखती है कि यहाँ पर स्ट्रॉ हैट के पायरेट्स तो है ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ अजीब से लोग हैं जो कि उनका फेस लिखकर भाग रहे थे। ये देखकर मिस्टर टू हंसने लग जाता है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा उल्लू बनाया हीना। तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब तुम नहीं बचने वाले। मैंने मेरे दोस्तों की जान बचाई है क्योंकि मैं उनका एक सच्चा दोस्त हूँ। अगर ये करने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा। मिस्टर टू इमोशनल बातें करने लगता है और ये सुनकर इसके सभी साथी इस पर फूल बरसाने लग जाते हैं ताकि ये एनीमे थोड़ा सा और इमोशनल बन सके। और इधर दूर से लूफी और उसके सभी क्रू मेंबर्स दिखते हैं कि मिस्टर टू की शिप को पकड़ लिया गया है। नेवी ने इन सभी को पकड़ लिया है और तभी मिस्टर टू के सभी साथी नेवी की शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। हमें अपने दोस्तों की जान बतानी होगी। चलो सभी लोग आगे बढ़ो। और इसी तरह से मिस्टर टू और नेवी की शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। लूफी और ये सभी लोग रोते हुए देखते हैं कि मिस्टर टू इनके लिए क्या कुछ कर रहा है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे मिस्टर टू कितना अच्छा दोस्त है। और इधर अल्लुबार्ना के महल के अंदर राजकुमारी वीवी ईगराम से कुछ कहती है, राजकुमारी जी, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें करना ही होगा ईगराम। उधर वो सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और अल्लुबार्ना के महल के बाहर सभी लोग वीवी के आने का इंतजार कर रहे हैं। और वीवी अल्लुबार्ना पैलेस के ऊपर आ जाती है और अपने हाथ में एक माइक रखकर कहती है, आज मैं आप सभी को एक चीज के बारे में बताना चाहती हूँ। अब मजा आने वाला है, क्या बात है। वीवी की ये स्पीच अलाबास्ता के हर एक शहर के अंदर टेलीकास्ट की जाती है। मैंने अपने सफर में बहुत अजीब चीजें देखी हैं, जैसे कि लिटिल गार्डन नाम का एक एंशिएंट आइलैंड और बहुत सारे अजीब समुद्री राक्षस और बहुत सारे अजीब जानवर भी। यहाँ तक कि मैंने एक ऐसा अजीब जानवर भी देखा जो कि बोल सकता है और एक डॉक्टर भी है। और ग्रैनलैंड का ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक था। हर पल खतरा आपके सर के ऊपर था, पर हमेशा मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचाई। और इधर लूफी और
उसका क्रू नेवी वालों से जान बचाकर बहुत दूर आ चुके हैं और लूफी सामने की तरफ देख रहा होता है। वीवी का इंतजार कर रहा है। लूफी वीवी नहीं आने वाली, उसे पायरेट नहीं बनना, वो एक राजकुमारी ही बनना चाहती है। वैसे भी वो भी अलुबारना के अंदर स्पीच दे रही है, उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए लूफी। और तभी उसॉप भागते हुए यहाँ पर आता है। अरे यार, यहाँ पर क्या खड़े हो, नेवी वाले आ चुके हैं। और इधर अलुबारना के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत अजीब चीज है। उन्हें पता चलता है कि उनके सामने जो राजकुमारी थी वो नकली है। ये बंदा ईगाराम है राजकुमारी के कपड़ों में। और इधर लूफी को कोई आवाज लगाता है और जैसे ही लूफी पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि कारू और वीवी यहाँ पर आ चुके हैं। कारू, हमें पता था वीवी तुम जरूर आओगी। और कारू और वीवी भी इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वीवी अपना माइक निकालती है और कुछ कहती है। लूफी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे क्रू में शामिल नहीं हो सकती। मुझे एक राजकुमारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा और मैं यहाँ पर तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। और ये बात जो अभी वीवी ने कही ये अलाबास्ता के हर एक कोने में जाती है। और ये बात सुनकर अलुबारना के लोग हैरान हो जाते हैं कि वीवी किस बारे में बात कर रही है और इस वक्त वीवी कहाँ पर है। और तभी ईगाराम जो कि वीवी के कपड़ों में है, ये इन सभी का ध्यान भटकाने के लिए डांस करने लगता है। और इसका डांस देखकर वीवी की उस बात को भूल जाते हैं और ईगाराम पर हंसना शुरू कर देते हैं। और इधर वीवी कहती है, तुम सभी ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने सच में मुझे एक नई जिंदगी दी है। और लूफी भी इस बात के लिए मान जाता है कि वीवी अलाबास्ता के अंदर रुक रही है। वीवी रोने लगती है और लूफी से कहती है, क्या हम फिर से दोबारा मिल सकते हैं? और जब हम दोबारा मिलेंगे तो क्या तुम मुझे अपनी दोस्त कहोगे? क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? और जैसे ही लूफी जोर से चिल्लाने लगता है, नामी इसका मुंह बंद कर देती है। साले चुप कर जाओ, नेवी को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। अगर हमने अभी कुछ भी कहा तो नेवी हमारे पीछे पड़ जाएगी लूफी। और नामी की ये बात सुनकर सभी लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं बिना वीवी को जवाब दिए। और वीवी को जवाब नहीं मिलता जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और वीवी को लगता है कि अब ये लोग इसके दोस्त नहीं रहे। लेकिन तभी वीवी देखती है लूफी अपना हाथ ऊपर उठाता है और सभी लोग भी अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और अपने हाथ पर बने हुए उस निशान को दिखाते हैं वीवी को। ये इनकी दोस्ती की निशानी है जो कि इन लोगों ने अलाबास्ता के अंदर एंटर करते ही बनाई थी। और ठीक ऐसा ही निशान वीवी के हाथ पर भी होता है। और वीवी समझ जाती है कि ये अभी भी इन सभी की दोस्त है। और ये सभी लोग वीवी को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी नेवी की शिप यहाँ पर आ जाती है सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास अभी भी समय है। और बहुत सारी तोपें चलाने लगती हैं गोइंग मैरी के ऊपर। और लूफी की शिप के ऊपर पानी उड़ने लगता है। लेकिन अभी भी ये सभी लोग अपना हाथ ऊपर करके खड़े हैं और वीवी को अपनी दोस्ती की निशानी दिखा रहे हैं। ये देखकर वीवी खुशी के मारे रोने लगती है। नहीं, मुझे नहीं रोना चाहिए। ये सभी लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। शुक्रिया। दरअसल ये क्रॉस इन सभी ने इसलिए बनाया था ताकि ये लोग पहचान सके कि इनका असली दोस्त कौन है। और ये क्रॉस इनकी दोस्ती को दर्शाता है। और इस क्रॉस का मतलब है कि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे और ये लोग वीवी को कभी नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग अपने एक नए सफर के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ये लोग थोड़ी दूर जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी शिप के ऊपर मिस ऑल संडे यानी कि निको रॉबिन आ चुकी है। जी हाँ गाइज, ये मैडम अभी भी जिंदा है। और इसे देखकर सभी लोग हैरान हैं एक्सेप्ट सांजी जो कि अभी भी इस पर सिंपिंग कर रहा है। और निको रॉबिन भी इन सभी के साथ इनके सफर पर जाना चाहती है। ये लूफी की शिप के ऊपर आकर पूरे हक के साथ कह रही है कि इनके साथ सफर करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूछ रही है, ये लड़की इन्हें बता रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लूफी ने इसकी जान बचाई थी। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। क्रोकोडाइल को हराने के बाद लूफी ने निको रॉबिन की जान बचाई थी। और अब क्योंकि लूफी ने इसकी जान बचाई है तो अब लूफी का ये फर्ज बनता है कि ये निको रॉबिन का ख्याल रखे। और इसी के साथ हमारे क्रू में एक नया क्रू मेंबर ज्वाइन हो जाता है। ये लड़की बिल्कुल भी कमजोर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर 7 करोड़ 90 लाख की बाउंटी है। और गाइस, अब अलाबास्ता से निकलने के बाद लूफी और जोरो के ऊपर बहुत ज्यादा इनाम लग चुका है। लूफी के ऊपर 100 मिलियंस का इनाम लग चुका है और जोरो के ऊपर 60 मिलियंस का। और अब इसी के साथ ये सभी लोग अपने नए सफर के लिए निकल चुके हैं। हम लूफी की शिप को देखते हैं जहाँ ये सभी लोग अलाबास्ता का छोड़कर अपने आगे के सफर के लिए निकल चुके हैं। पर तभी रास्ते में इनकी शिप के ऊपर बहुत सारे लकड़ियों के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि लकड़ियों के टुकड़े आसमान से कैसे गिर रहे हैं भाई। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है ग्रैंड लाइन की। आसमान से एक बहुत बड़ी शिप लूफी की शिप के ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से समुद्र पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और तभी नामी का लॉग पोस्ट आसमान की तरफ इशारा करने लगता है। लगता है ये खराब हो चुका है। भला बादलों में कौन सा आइलैंड होता है? पागल हो गया ये लॉग पोस्ट, ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन निको रॉबिन बताती है ग्रैंड लाइन के अंदर सिर्फ ये लॉग पोस्ट ही होता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और ये लॉग पोस्ट कभी झूठ नहीं कहता। जरूर बादलों के ऊपर कोई आइलैंड होगा और उसी का मैग्नेटिक फील्ड इस लॉग पोस्ट ने पकड़ लिया है। बादलों के ऊपर एक आइलैंड है। इस बात को सुनकर लूफी, उसॉप और चॉपर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, लगता है ऊपर कोई आइलैंड है, हमें वहाँ पर जाना होगा उसॉप। और आसमान से जो लकड़ियों के टुकड़े ऊपर से गिरे थे उसके अंदर एक बक्सा भी होता है। उसके अंदर एक आदमी का स्केलेटन होता है। और जब निको रॉबिन इन हड्डियों को ध्यान से देखती है तो इससे पता चलता है कि हड्डियां 208 साल पुरानी है। अभी अभी जो ये शिप आसमान से गिरी है ये भी 208 साल पुरानी है, ऐसा इस किताब में लिखा है। अगर ये 208 साल पुरानी है तो ये आज के दिन ही आसमान से क्यों गिरी भाई? और सबसे बड़ी बात, ये स्केलेटन किस आदमी का है? जरूर ये इसी शिप पर रहने वाले किसी इंसान का होगा। और इन सभी बातों में लूफी को एक मैप मिलता है जो कि आसमान से गिरा था और ये स्काइपिया आइलैंड का मैप है। इसका मतलब बादलों में एक आइलैंड है। मजा आ गया। और ये सुनकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। उस भाई, लगता है हम उधर जाना ही होगा। हाँ, तुमने सही कहा, लगता है हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन स्काईलैंड पर जाने से पहले हमें थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि उधर कैसे जा जाए। और लगता है जानकारी हमें उस शिप से मिल सकती है जो कि अभी अभी ऊपर से नीचे गिरी है। हमें उस शिप को ढूंढना होगा, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है स्काई आइलैंड के बारे में। और सभी लोग उसॉप के द्वारा बनाया गया एक सूट पहन लेते हैं जो कि इन सभी को पानी के अंदर ले जाने वाला है। और सांजी, लूफी और उसॉप पानी के अंदर जाने के लिए तैयार
तैयार हैं उस शिप के अंदर से जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्काई आइलैंड के बारे में। ये तीनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ी सी शिप लूफी की शिप के पास आ जाती है और इस शिप का कैप्टन एक बंदर है जिसका नाम है माशिरा। माशिरा नामी से कहता है, ये आइलैंड हमारा है, जो भी यहाँ पर आता है हम उसका खजाना लूट लेते हैं। और माशिरा अपने शिप के ऊपर लगा हुआ एक बहुत बड़ा बंदर नीचे पानी के अंदर भेज देता है और ये बंदर उस शिप को उठाने लगता है जो कि अभी ऊपर से नीचे गिरी थी। और इस शिप के अंदर ऑलरेडी जोरो, सांजी और लूफी मौजूद हैं। जल्दी से इस शिप को ऊपर खींच लो, जरूर इसके अंदर बहुत सारा खजाना होगा। माशिरा उस शिप को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा कछुआ यहाँ पर आ जाता है और उस शिप के साथ साथ जोरो, सांजी और लूफी को भी निगल जाता है और अभी तीनों इस बड़े से कछुए के मुंह के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर नामी हैरान रह जाती है, अरे यार इस टटल ने उन तीनों को खा लिया। और तभी अचानक से यहाँ पर रात हो जाती है। ये क्या हो रहा है, अभी तो दिन था, रात कैसे हो गई। और तभी अचानक से कछुआ जोरो, सांजी और लूफी को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और ये तीनों शिप पर आकर गिर जाते हैं। अरे यार शुक्र है उस कछुए ने हमें खाया नहीं, वरना हम तो मर जाते। वैसे हम बहुत सारी जानकारी लेकर आ चुके हैं उस शिप में से, हमें बहुत सारा सामान मिला वहाँ पर। और गाइज उस सब की जगह जोरो अंदर गया था, माफ करना गाइज गलती हो गई। और तभी इन्हें अपने सामने बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो कि अपने हाथों में बहुत बड़े बड़े हथियार लेकर लूफी की शिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन परछाइयों को देखकर सभी लोग डर जाते हैं, भागो जल्दी से। और ये सभी लोग गोइंग मैरी को बहुत दूर लेकर जाने लगते हैं और करीब आधे घंटे बाद गोइंग मैरी बहुत दूर आ जाती है और मौसम बिल्कुल शांत है और दिन भी हो चुका है। जोरो, सांजी और लूफी वो सारी जानकारी दिखाते हैं जो कि इन्हें उस शिप के अंदर से मिली थी। अरे यार ये जानकारी किसी काम की नहीं है, ये बस कचरा है। स्काई आइलैंड कैसे जाना है हमें इसके बारे में नहीं पता, तुम जो जानकारी लेकर आए हो उससे हम आइलैंड पर नहीं जा सकते। और अब हम ग्रैंड लाइन के अंदर खो चुके हैं क्योंकि लॉग पोस्ट सिर्फ एक बारी में एक ही आइलैंड की लोकेशन बताता है। नामी उदास होकर अपने कमरे में जाने लगती है क्योंकि ये लोग खो चुके हैं। और तभी निको रोबिन नामी से कहती है, हम नहीं खोए हैं नामी। दरअसल माशिरा की शिप से निको रोबिन ने एक इटर्नल पोज चुरा लिया था। उसे देखकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, रोबिन तुमने हम सबकी जान बचा ली, तुम्हारा शुक्रिया। और लूफी और उसॉप पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और इसके बाद नामी लूफी को बताती है कि ये जो इटर्नल पोज है ये जय आइलैंड नाम की एक लोकेशन को बता रहा है और शायद वहाँ पर जाकर इन्हें कुछ पता चल सके कि स्काई आइलैंड कैसे जाया जाए और वहाँ पर जाने का रास्ता क्या है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो जल्दी से शिप को मोड़ लो भाई, हमें स्काई आइलैंड के बारे में पता करना होगा नामी। और इस तरफ हम कैप्टन बगी को देखते हैं जिसके ऊपर जोरों शोरों से पार्टी चल रही है। और तभी पोर्टुगीज डी एस यानी कि लूफी का बड़ा भाई यहाँ पर आ जाता है और एस को देखकर बगी इससे कहता है, कौन है बी तू और मेरा खाना कैसे खा रहा है, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई, माफ करना मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी शिप देखी तो आराम करने के लिए यहीं पर रुक गया। और ऐसा बोलने के बाद एस यहीं पर सो जाता है। भाई ये आलसी बंदा। कैप्टन बगी सर जी ये तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का सेकंड डिवीजन का कमांडर है। ये सुनकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। फौजी यही सही मौका है, इसके सर के ऊपर बहुत बड़ा इनाम भी है, उस बाउंटी से हम लोग एक नई शिप खरीद सकेंगे। पर कैप्टन बग्गी बहुत ज्यादा डर जाता है, नहीं हम इसे नहीं मार सकते, ये व्हाइट बियर्ड का आदमी है, तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। इस दुनिया में अभी सबसे ज्यादा खतरनाक व्हाइट बियर्ड ही है, अगर हमने इसको मारा तो व्हाइट बियर्ड हमें नहीं छोड़ेगा। और इस तरफ लूफी और उसका क्रू जय आइलैंड में एक टाउन के अंदर पहुंच चुके हैं। इस टाउन का नाम है मॉग टाउन और लूफी का क्रू ये डिसाइड करता है कि आधे लोग इस शिप पर रुकेंगे और आधे लोग जाएंगे इस टाउन के अंदर स्काई आइलैंड के बारे में पता करने के लिए। और जोरो और लूफी इस टाउन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी नामी भी इनके साथ चलने लगती है और इन दोनों के साथ आती है। लगता है मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा, अगर तुम लोग अकेले गए तो कुछ गड़बड़ करके आओगे, जहाँ जाते हो वहाँ पर गड़बड़ करते हो हमेशा। तुम प्रॉमिस करो किसी से फाइट नहीं करोगे यहाँ पर। हाँ ठीक है नामी मैं प्रॉमिस करता हूँ। हाँ ठीक है मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। और थोड़ी आगे चलने के बाद एक अनजान आदमी लूफी को कुछ सेब देता है खाने के लिए और लूफी भी बिना सोचे समझे उस सेब को खा लेता है। और तभी अचानक से इस टाउन के अंदर एक धमाका हो जाता है और इस धमाके की वजह है एक अनजान आदमी ने किसी बंदे को एक सेब दिया था और जैसे ही उस आदमी ने उस फल को खाया तो उसका शरीर फट गया। और इधर लूफी भी एक अनजान आदमी के द्वारा दिया गया सेब खा रहा है और इस धमाके को उस सेब को खाते हुए देख रहा है। और ये अनजान आदमी लूफी से कहता है, बच्चे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। पर ये सब होने के बाद नामी लूफी पर गुस्सा करने लगती है, लूफी थूक दे इसे, साले कुछ भी ठूस लेता है बेशर्म आदमी, मर मुरा जाएगा किसी दिन तू। और अब थोड़ी देर बाद चलते चलते ये तीनों एक होटल पर पहुंच जाते हैं। ये होटल कितना शानदार है, लगता है किसी का प्राइवेट होटल है। और तभी पीछे से एक अजीब सा आदमी आ जाता है। हाँ तुमने सही कहा, ये एक प्राइवेट होटल है और ये हमारी लीडर बेलिमी का है, तुम जैसे गरीबों का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये आदमी इन तीनों की बेइज्जती करता है और इन्हें गरीब पायरेट्स कहकर पुकारता है। और ये सारी बातें सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नामी मुझे इसे पीटने का मन कर रहा है, लेकिन नामी लूफी को यहाँ से लेकर जाने लगती है। फालतू की फाइट्स में मत पड़ो लूफी। और इसके बाद तीनों आराम करने के लिए एक बार के अंदर चले जाते हैं और ये लूफी ठूस ठूस कर खा रहा होता है। और लूफी के ठीक बगल में एक और आदमी है जिसके पियानो जैसे दांत हैं और ये बंदा भी ठूस ठूस कर खा रहा होता है। और लूफी इससे कंपटीशन करने लगता है, मुझे 4 किक्स और दीजिए। अगर 4 खाएगा तो मैं 8 खाऊंगा। और इसी बात पर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ देखने से तुम कोई पायरेट लगते हो। हाँ तुमने सही कहा, मैं एक पायरेट हूँ। तो तुम्हारे ऊपर कितनी बाउंटी है? मेरे ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी है। नहीं तुम झूठ कह रहे हो, इतनी सारी बाउंटी तुम पर नहीं हो सकती, तुम तो एक बच्चे हो। ओए मुंडे हो, जो लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो, ऐसे नहीं। और ये बड़ा सा आदमी अपना खाना पैक करवा कर यहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही ये बड़ा सा आदमी यहाँ से बाहर निकलता है तो एक और बंदा इस रेस्टोरेंट में एंटर करता है। इस बंदे का नाम है बेलेमी और ये वही बंदा है जिसका वो प्राइवेट होटल है। और बेलेमी अपने क्रू के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है और बार के अंदर आकर लूफी के बगल में बैठ जाता है। और थोड़ी देर तक शांत बैठने के बाद बेलेमी लूफी का सिर पकड़कर जमीन के अंदर धंसा देता है। और जैसे ही बेलेमी ये हरकत करता है जोरो बेलेमी की गर्दन के ऊपर अपनी तलवार को रख देता है। अगर हमारे कैप्टन को तुमने कुछ भी किया तो अभी इसी वक्त तेरी गर्दन को काट
दूंगा। तुम्हारे जैसे छोटे पायरेट्स मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। ये मेरी ही गलती है। सर, ये स्काई आइलैंड कहाँ पर होगा और वहाँ पर कैसे जाया जाता है? पर जैसे ही नामी स्काई आइलैंड का नाम लेती है, बार के अंदर सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्काई आइलैंड नाम की सच में कोई चीज एग्जिस्ट करती है? सुनने में ही कितना बचकाना लगता है। क्योंकि वन पीस की तरह स्काई आइलैंड भी एक झूठ है। अगर स्काई आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता तो आज तक किसी को मिला क्यों नहीं? हाँ, ये सब कुछ सपने हैं जो कि पुराने जमाने के लोग देखा करते थे। लूफी बेलेमी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और तभी बेलेमी लूफी को एक जोरदार गुस्सा मारकर इसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। यहाँ सपने देखने वालों की कोई जगह नहीं। और बार के अंदर मौजूद सभी लोग लूफी का मजाक उड़ाने लगते हैं और लूफी के ऊपर अपने खाने पीने का कचरा फेंकने लगते हैं। अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ। लूफी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें फाइट नहीं करनी है। मैं उसे वापस लेती हूँ, इन्हें सबक सिखाओ। नहीं नामी, नहीं, हमें यहाँ पर किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। जोरो, हमें किसी से भी फाइट नहीं करनी है। हाँ ठीक है लूफी, मैं समझ गया। और आधे घंटे के बाद हम बार के अंदर का सीन देखते हैं। बेलेमी और इसके साथियों ने जोरो और लूफी को बहुत बुरी तरह से मारा, लेकिन फिर भी इन दोनों ने बेलेमी और उसके साथियों पर हाथ नहीं उठाया और बस चुपचाप पिटते रहे। बेलेमी शराब पीते हुए ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी अपनी शराब को इन दोनों के चेहरे पर फेंक देता है और लूफी का सर कांच से भिड़ा देता है और जोरो को भी बहुत बुरी तरह से मारता है। जोरो लूफी का आज्ञाकारी है और जैसा लूफी कहता है जोरो भी बिल्कुल वैसा ही करता है और ये दोनों बस बुरी तरह से मार खाते रहते हैं और इस सीरीज का 13th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और गाइज जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको बताया था कि एक एनिमेटी जैसी नाम का बंदा मेरा नाम यूज करके मेरी ही वीडियोस को फेसबुक पर अपलोड कर रहा है और मेरे साथ साथ एनिमे बेंच, एनिमेट्रिक्स दोनों जो कि मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, इन दोनों के साथ साथ एनिमिडी, एनीमूव, एनिमे थिंक इन सब की वीडियोस को भी कॉपी कर डाल रहा है। तो गाइज प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जाकर उस बंदे के पेज को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि गाइज हम बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं और इन जैसे लोग फ्री में हमारी मेहनत को यूज करके पैसे कमा रहे हैं। और गाइज अगर आपने अभी तक नारुतो शिपुडेन एनिमे सीरीज के सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। सभी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।